हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग दोनों न्यूज़पेपर देखेंगे, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बोथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू। ओके, टुडे डेट इज December 9. So let's quickly look at the important news. First, RBI keeps repo rate at 6.5% and raises GDP growth forecast. Okay, now see, repo rate, इससे फर्क क्या आता है अल्टीमेटली? रेपो रेट मीन्स कि नीचे बैंकों के पास जो पैसा जाएगा वो कितने इंटरेस्ट पे जाएगा, या बैंक्स आरबीआई से जो पैसे लेंगे वो कितने इंटरेस्ट पर लेंगे, दैट्स डिसाइड्स द रेपो रेट। ओके, नाउ सी, इफ दिस रेपो रेट डिक्रीज, ओके, दैट मीन्स द मनी जो बैंक ले रहे हैं वो चीप बन जाता है उनके लिए। ओके, और उन्हें सस्ता मिला है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आगे जो लोन देंगे पब्लिक को वो भी सस्ता होगा। लोन सस्ता होगा यानी कि क्रेडिट अपटेक मार्केट में बढ़ जाएगा। क्रेडिट अपटेक बढ़ेगा तो लोग या तो उसको कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन। तो उससे ओवरऑल मार्केट में डिमांड आती है चीजों की। मार्केट में डिमांड आएगी तो कंपनीज भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको और नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए अल्टीमेटली उन्हें भी बैंकों से और लोन लेना होगा। ऑलराइट, तो एक पूरी अच्छी पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल क्रिएट हो जाती है जब रेपो रेट कम किया जाता है। और अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो उसके क्या प्रॉब्लम है? अगर रेपो रेट ज्यादा होगा, ऑलराइट, अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो ये हमारी ग्रोथ रेट को नीचे ले जाता है। वाई? क्योंकि ऊपर से जो लोन आ रहा है आज वो हो जाता है थोड़ा सा कॉस्टली। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, जैसे आप हम लोग जो खरीदारी करते हैं वो कम हो जाती है। राइट, उसी तरीका से बैंक जो कंपनी है उनको भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोन चाहिए वो महंगा हो जाता है, तो ये भी अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट if repo rate increases, that decrease our growth rate. Okay, it pull down the growth rate. और अगर रेपो रेट कम किया जाता है तो ये हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, लोन चीप होते हैं, क्रेडिट साइकिल इंप्रूव हो जाती है, इन्वेस्टमेंट होने लगता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ओके, बट अब इसका दूसरा इंपैक्ट हमें देखना होता है इन्फ्लेशन पर। अब देखिए, अगर रेपो रेट कम है, यानी कि मार्केट में पब्लिक के हाथों में मनी सप्लाई क्या हो रहा है? मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग। और जब ज्यादा पैसे होंगे, आपके पास भी पैसे हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट्स कम हैं, ठीक है, हम और आप दोनों एक ब्रेड का पैकेट लेने जाते हैं, तो 5 रुपए की चीज भी फिर मैं अपनी तरफ से ज्यादा ऑफर करूंगा, आप और ज्यादा ऑफर करेंगे और चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं। सो यू कैन से कि अगर रेपो रेट कम किया जाए, ज्यादा कम, ओके, मार्केट में क्रेडिट सप्लाई ज्यादा भी बढ़ जाएगा, यानी कि पब्लिक के हाथों में जो मनी है वो सप्लाई भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और जबकि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है एग्जैक्टली अभी। राइट, तो ऐसे में इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, चीजें महंगी हो जाती है। यू कैन से टू मच मनी स्टार्ट चेजिंग टू फ्यू गुड्स। सो रेपो रेट अगर कम है तो ग्रोथ तो जरूर बढ़ा सकता है, बट एट द सेम टाइम वो इन्फ्लेशन भी बढ़ाएगा। ओके, अब अगर मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो ऐसे में क्या करना होगा आरबीआई को? उसको मनी सप्लाई डिक्रीज करना होगा। और मनी सप्लाई डिक्रीज करने का मतलब है ऊपर से जो नल नल समझो उसको, ठीक है, रेपो रेट, यानी कि उसको टाइट करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि वहां से मनी सप्लाई कम हो अब मार्केट में, बैंकों में। तो ऐसे में जब भी हमें इन्फ्लेशन को कम करना होगा, कंट्रोल में लाना होगा इन्फ्लेशन को, ठीक है, इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना होगा, तो हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। क्लियर? दिस यू शुड रिमेंबर। ओके, नाउ सी, तो अब प्रॉब्लम यह है कि फिर किस पर फोकस करें? तो अल्टीमेटली आरबीआई का गोल बन जाता है कि इसको एक बैलेंस बना के चलना है दोनों के बीच। ठीक है, ग्रोथ रेट अच्छी भी अचीव करनी है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाना है। अब याद कीजिए 2008 के आसपास हमारी जो इकोनॉमी थी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 9% टच कर रहा था, ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। 13% के आसपास इन्फ्लेशन ट्रेल कर रहा था। ऑलराइट, तो वहां यही दिक्कत हुई थी कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर हीट हो गई थी, काफी ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया था। ओके, तो अब अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे? हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। ओके, ताकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। ऑलराइट, अब इसके बाद जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सेटअप की, जिसमें आपको पता है 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू हैव अ से इन डिसाइडिंग रेपो रेट। अर्लियर सिर्फ आरबीआई का जो गवर्नर होता था वो अकेले डिसाइड कर लेता था पूरा रेपो रेट। नो, अब अगर ये 3+3 टाई हो जाए तो गवर्नर को दिया जाता है कास्टिंग वोट। ओके, और मॉनेटरी पॉलिसी का मेन गोल है दैट यू फोकस ऑन इन्फ्लेशन।
आप इन्फ्लेशन पे फोकस कीजिए, इसको टारगेट कीजिए एंड कीप इट विद इन द बैंड ऑफ 2 to 6%। ओके, या आप इस तरह से भी देखते हैं ±4% पे। ओके, तो अब आरबीआई का मेन फोकस रहता है इन्फ्लेशन पे और उसके बाद ग्रोथ पे, क्योंकि ग्रोथ पे अल्टीमेटली ये आरबीआई जब रेपो रेट कम करेगा, ठीक है, ग्रोथ हमारी बढ़ेगी, तो ग्रोथ के साथ हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ेंगी ना। कंपनीज के पास सस्ता लोन आएगा, वो इन्वेस्ट करेंगी, नई प्रोडक्शन यूनिट्स खोलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और लोगों को हायर करेंगी, एम्प्लॉय। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ओवरऑल। ओके, सो प्लीज इस टेबल को आई होप कि अब तक पूरी साइकिल समझ में आ गई हो किस तरीके से ये वर्क करता है। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, अगर रेपो रेट को आरबीआई सपोर्ट डिक्रीज कर दे, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगली तो नहीं बट उसकी अगली साइकिल में डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा बिकॉज लोन गेट चीप। ओके, इंटरेस्ट उस पर चीप हो जाता है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मनी पब्लिक के हाथ में भी जाएगा, तो वो भी अपना प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाएंगे, और कंपनीज के हाथ में जाएगा तो वो भी अपने न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के हाथ में पैसा है, डिमांड आ रही है, तो कंपनीज भी नए इन्वेस्टमेंट करेंगी ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको अल्टीमेटली और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, हायर करना होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स भी ज्यादा आएगा, और कॉर्पोरेशन भी जब प्रॉफिट में जाएंगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी आएगा, यानी कि गवर्नमेंट का अल्टीमेटली जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी रिड्यूस होगा। राइट, ये पूरी साइकिल डिसाइड हो जाती है इस एक सिंगल रेपो रेट को मैनिपुलेट करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो महुआ का केस है ना यार, इससे रिलेटेड मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एंगल पहले समझा दिए थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा ये, तो आप ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री मत फॉलो कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। नो, लुक एट दिस, जॉबलेसनेस इन दिल्ली इज हायर देन नेशनल एवरेज। गवर्नमेंट कितना भी कुछ क्लेम कर ले हमने ये किया वो किया, बट सच यही है कि इस वक्त जॉब सीरियस प्रॉब्लम है सभी स्टेट में। सिटी न्यूज को अवॉइड कीजिए, वो सब आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी जब तक कि कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना हुआ हो। ओके, देखिए ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस पर मैंने आपको मेंस 450 प्लस में एक सेपरेट वीडियो बना के दिया था इन दोनों के रिलेशंस पर। ओके, तो आप वहां से पढ़ लेना, बाकी इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। द ओनली थिंग इज कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटी इंडियन नेशनलिस्ट फोर्सेस इन द पॉलिटिकल क्लास इज नॉट न्यू और यूनिक टू दिस कंट्री श्रीलंका। ओके, वहां पे हमेशा एक सेक्शन होगा पॉलिटिक्स में जो इंडिया को हमेशा अपोज करता है। ये बांग्लादेश ने दिखाया है, इट हैज शोन द वे हाउ टू डेवलप ए म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप। क्योंकि देखिए इंडिया श्रीलंका के बीच एफटीए साइन हुआ है, लेकिन ये कोई आज का नहीं है, ये 2000 के आसपास साइन हुआ था। ठीक है, ये देखिए था, इंडिया श्रीलंका एफटीए वाज साइंड इन दिसंबर 98। उसके बाद भी जरा यहाँ पर आप ये देखिए कि हमारा ट्रेड कितना है। श्रीलंका के साथ ट्रेड है सिर्फ $5.45 बिलियन, और देखिए जरा बांग्लादेश के साथ $18.14 बिलियन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो पॉलिटिकल क्लास है जो काफी हद तक एंटी इंडिया है, एंड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ दैट लिट्टे इशू। ओके, लिट्टे इशू आई होप आपको पता होगा, वरना एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इतनी तो अवेयरनेस आप में होनी चाहिए कि ये था क्या रोल, क्यों राजीव गांधी पर अटैक हुआ था। ओके, जैसे ये अगर श्रीलंका आता है ना अपना, तो यहाँ पर ये जो इधर का नॉर्दर्न एरिया और ये थोड़ा सा ईस्टर्न एरिया, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये हमेशा से डिमांड थी कि हमें अपना तमिल एलम बनाना है, एक सेपरेट कंट्री बनानी है। बट इंडिया का कंसर्न ये था कि अगर ये बना, ठीक है, तो ये यहाँ के तमिलनाडु को भी मांग मांग करेगा। ठीक है, वो कहेगा कि नहीं ये तमिल भी हम ही है। ठीक है, ये यहाँ पे जो तमिल रहते हैं ना, इनको एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बसाया था टी गार्डन में वर्क करने के लिए। फिर लोगों ने यहाँ पे अलग देश की जब मांग की, तो पहले तो इनिशियली इंडिया ने सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली सही, ठीक है, बट बाद में जब ये लगा कि अगर ये तमिल आलम कहीं बनता भी है तो ये हमारे तमिलनाडु को भी इम्पैक्ट करेगा, तो फिर इंडिया इसके थोड़ा अगेंस्ट था। फिर इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग मिशन भेजा, ठीक है, अपने जवानों का, बट इंडिया लॉस्ट क्वाइट अ फ्यू सोल्जर्स, आई थिंक समथिंग 3000 समथिंग। ओके, तो वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी के टेन्योर पर एक ब्लॉट बन गया था, उसी के रिवेंज में फिर उनकी हत्या हुई एंड सो ऑन। एनीवे, अभी चलिए पहले यहाँ आते हैं कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया श्रीलंका के बीच। तो इसमें कुछ एयर सर्विस रिज्यूम की गई है बिटवीन चेन्नई एंड जाफना। जाफना यहाँ आता है आपका इधर टॉप पे। ओके, इसके अलावा पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन नागपट्टिनम एंड कनकेसनथुरई। ओके, एंड ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन इंडियाज एनडीडीबी, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन एंड कारगिल्स ऑफ श्रीलंका फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन डेयरी सेक्टर। ओके, तो ये तीन एग्जांपल हैं जो आप अपने नोट कर सकते हैं
क्योंकि अल्टीमेटली यही दिखाना होता है कि हम लोग कहाँ पर कॉपरेट कर पा रहे हैं। बाकी के आर्टिकल में ऐसा कुछ काम का नहीं है, आप इस वीडियो को देख लेना वहां से प्लेलिस्ट से, तो आपको श्रीलंका इंडिया का सब समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ NIC वार्निंग। अच्छा, श्रीलंका से रिलेटेड ना फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो और देख लेते हैं साथ में ही, क्योंकि वो आपको थोड़ा एग्जाम में काम आएगा। जस्ट अ सेकंड, क्योंकि इसके पोर्ट हमेशा न्यूज में रहते हैं श्रीलंका के, तो थोड़ा सा उसके पोर्ट्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं। नाउ सी हियर, ओके, दिस ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर है इनका पोर्ट ऑफ त्रिंकोमल्ली। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी लोकेशन याद रखिए। नीचे है पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, ये इसलिए ये चाइना की वजह से ज्यादा है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि सबसे न्यूएस्ट पोर्ट है, और यही चाइना को दे दिया गया है। ठीक है, जो कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यहां पर है पोर्ट ऑफ गाले, एंड यहां पर है इंपॉर्टेंट एक पोर्ट ऑफ कोलंबो। ये लार्जेस्ट पोर्ट है श्रीलंका का। ठीक है, बस इतना सा जान लीजिए, ये 4 पोर्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका, इंडिया और चाइना के बीच में ये पोर्ट इशू बनते हैं कई बार, खासकर जब से ये हम्बनटोटा हैंड ओवर किया है श्रीलंका ने चाइना को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लेशियर्स पे। ना देखिए, ग्लेशियर्स में हमारे पास ऊपर है आर्कटिक, नीचे है एंटार्क्टिक, ठीक है, और बीच में आते हैं हमारे हिमालय, जिनको हम कहते हैं थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड या थर्ड ग्लेशियर। ठीक है, और हम जानते हैं कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है अपने न्यूज में, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ रट्टा मत मारो, जैसे जैसे न्यूज में आता है चीजें बार बार रिपीट हो, रिवाइज हो, उससे याद रखो। ठीक है, कि आर्कटिक के ग्लेशियर 4 टाइम्स ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा हिमालयास आर रिसीडिंग फास्टर। ओके, एग्जाम्पल दिस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ये इंसिडेंट बहुत हो चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड में हो चुके हैं, अभी सिक्किम में हुआ हाल ही में। ठीक है, तो ये सब उसी के इम्पैक्ट हैं। और बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की कभी। जैसे साइक्लोन आज हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके, टाइमली इन्फॉर्मेशन हो। बट हमने अभी तक हिमालय की मेल्टिंग या ओवरऑल वर्ल्ड ने भी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया है। Okay, तो ये रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इट इज ए इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर to measure climate crisis. Okay, glaciers, a key component of the cryosphere. The World Meteorological Organization की recent report that is Global Climate 2011-20. Okay, इस रिपोर्ट का नाम याद रखिए, और WMO इसको रिलीज करता है, ये भी याद रखिए। It gives a broad view. It gives a broad view of the planet's response to greenhouse gas emissions. The world's glacier thinned by approximately a meter a year. Okay, 1 meter a year बहुत होता है ये, from 11 to 20. There is significant regional variability, but overall pattern remains that glaciers in all the regions are becoming smaller. अब यहाँ पे यहीं से यूपीएससी आपको क्वेश्चंस उठा के देता है। याद रखिए, अफ्रीका में है ये ग्लेशियर्स, रेंजोरी माउंटेन्स, ठीक है, माउंट कीनिया तो याद रहेगा ही। दे आर प्रोजेक्टेड टू डिसअपियर बाय 2030, और 2030 को ज्यादा दूर नहीं है हमसे, ये दे आर एक्सपेक्टेड टू डिसअपियर। नेक्स्ट, एंड दोस ऑन किलिमंजारो बाय 2040। ओके, ये तीनों अफ्रीका में है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस कंट्री में लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करना सीखिए चीजों को, यूपीएससी आपसे वही एक्सपेक्ट करता है। नाउ द रिपोर्ट पॉइंट आउट टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रो ग्लेशियर लेक, दैट इज ग्लोव। ओके, कि ये एक नया थ्रेट है हमारे इकोसिस्टम और लाइवलीहुड को। हमने अभी देखा डिस्ट्रक्शन ऑफ चुंगथांग डैम इन सिक्किम, ओके, आफ्टर द साउथ लोनाक लेक फ्लड। देन it is found that disappearance of glaciers in the Hindu Kush Himalayas was 65% faster in 2010 than the previous decade. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आंसर्स में आपको दिखने चाहिए। ठीक है, यही डेटा, यही फैक्ट्स आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। दैट हिंदू कुश हिमालयास, इनका जो डिसअपीयरेंस का रेट है, इट इज 65% फास्टर in 2010 than in the previous decade. Now, at the current rate of greenhouse emission, okay, which is expected to see temperatures increase by 2.5 to 3%, जबकि हमने गोल क्या रखा है, 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक होल्ड करना है टेम्परेचर को, बट जिस लेवल के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं नहीं कर पाएंगे। मैंने पीछे भी आईपीसीसी की रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि एक्सपेक्टेड तो ये था कि हमें कट करना है 64% एमिशंस, बट हुआ क्या है लास्ट ईयर, उल्टा 8% एमिशंस इंक्रीज हुए हैं। कट डाउन करना तो दूर की बात है, उल्टा एमिशंस बढ़े हैं लास्ट ईयर।
ओके, सेम पॉइंट्स हैं, बार बार हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि ये सब चीजें एग्जाम में नेचुरली आपके दिमाग में आए क्वेश्चन देके, ऐसा नहीं कि कुछ रटा हुआ रिकॉल करने की कोशिश करनी पड़े। नाउ volume of glaciers is forecast to decline anywhere from 55% to 75%. This means there are sharp reduction in freshwater supply. अब अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो हमें पता है कि हमारी जो रिवर्स हैं दे आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ दिस आइस इन द समर, राइट। तभी हमारी ये जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं दे आर कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर्स, कि थ्रू आउट द ईयर में पानी होता है, एक टाइम पर मानसून से, रेन से, और दूसरे टाइम पर ग्लेशियर की मेल्टिंग से। बट अगर ये ग्लेशियर इसी तेजी से मेल्ट होते रहे और ये डिसअपियर हो गए तो फिर क्या होगा, कहाँ से आएगा ये फ्रेश वाटर सप्लाई, ठीक है, आपकी रिवर्स का क्या होगा। तो ये सब बातें ध्यान देने की जरूरत है। नाउ देयर इज नीड फॉर केयरफुल मॉनिटरिंग डेस्पाइट अवेयरनेस ऑफ द रिस्क पोस्ड बाय हिमालयन ग्लेशियर, देयर इज नो अर्ली वार्निंग सिस्टम। जो मैंने आपको सबसे पहले बोला, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने इसके लिए डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की अभी तक, स्पेशली ग्लॉफ इवेंट जैसा। साइक्लोन में हम लोग कर लेते हैं, फ्लड्स में कर लेते हैं, अर्थक्वेक में भी कुछ हद तक समझ में आ जाता है। अथॉरिटीज मस्ट एलिवेट थ्रेट्स फ्रॉम contracting glaciers to the same category of risk. There is need to make comprehensive risk assessment, map regions of vulnerabilities, and commission infrastructure development with the highest standard of care. Alright, आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉलिटिकल बोल बच्चन है, इनमें ध्यान देना एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी नहीं है। नाउ न्यू क्लाइमेट जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, वैसे तो जब ये ड्राफ्ट फाइनली एक्सेप्टेबल हो जाएगा सबको तब हम उस पर बात करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। बट अल्टीमेटली गोल क्या है हमारे, मेन ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, पहला ये गोल है। और इंडिया ने इसके बाहर हुए दो अलायंस, एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, ये दोनों इंडिया ने ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि इंडिया का स्टैंड ये है कि कॉप के अंडर में, ठीक है, अंडर दिस फ्रेमवर्क ऑफ यूएनएफसीसीसी, इसके अंडर में जो भी डिस्कशन होंगे, साइन होगा, वो हम ज्वाइन करेंगे। इसके बाहर जाके अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, वी आर नॉट गोइंग टू साइन इट। तो हमने ये दोनों साइन नहीं किए हैं, ठीक है, दैट इज वन थिंग। ओके, नाउ ग्लासगो समिट कई बार रिपीट कर चुका हूं मैं, कॉप 26 ग्लासगो समिट, इंडिया ने क्या इंसिस्ट किया था, फेस डाउन वर्ड यूज कीजिए आप कोल के लिए, फेस आउट वर्ड यूज मत कीजिए। और दूसरा कि सिर्फ कोल ही नहीं, सभी तरह के फॉसिल फ्यूल की बात कीजिए, इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, राइट। ये पॉइंट भी हम देख चुके हैं, फॉसिल फ्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट। नेक्स्ट, अब नया डेवलपमेंट ये है कि हमारे जो मिनिस्टर वहां गए थे, उन्होंने कहा है फर्स्ट यू डिफाइन दी क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस किसको कहेंगे, आप तो उस लोन को भी क्लाइमेट फाइनेंस मान रहे हो कि ये डेवलप कंट्रीज ने प्रोवाइड किया है, जबकि वो लोन तो परसेंटेज के साथ आता है, एक इंटरेस्ट बियरिंग है, ठीक है, उस पर तो डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो वो ग्रांट कहाँ हुआ फिर, वो तो आपने तो लोन को भी कैटेगराइज कर दिया कि ये हमारी तरफ से क्लाइमेट फंडिंग है फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। सो आप इस तरह वर्ड से मत खेलिए, फर्स्ट प्रॉपरली डिफाइन कीजिए क्लाइमेट फाइनेंस है क्या, और ये क्लाइमेट फाइनेंस कैसे डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद भी आप जो भी आपने जितना भी अब तक दिया है, इट इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ प्रॉमिस सम्स दैट हैव एक्चुअली मेड। देयर इज लैक ऑफ डेफिनेशन दैट लीड टू लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। OECD estimated climate finance in 2020 amounted to 83 बिलियन डॉलर, ठीक है, तो इतने में तो शायद फिर भी ठीक था, बट ऑक्सफैम कहता है नो नो नॉट 83, इट वाज जस्ट 22 बिलियन डॉलर। यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ वर्डिंग से खेला गया है, लोन को भी ग्रांट के फॉर्म में बता दिया गया है, राइट। क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज ऑफ ए कंट्री टू बी एक्चुअल ग्रांट्स नॉट रिक्वायरिंग इंटरेस्ट पेमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपेक्ट करती हैं यू विल गिव द ग्रांट दैट डोंट रिक्वायर एटलीस्ट इंटरेस्ट पेमेंट, या फिर एटलीस्ट लो कॉस्ट लोन हो, बट आप तो इन्वेस्टमेंट को भी अपनी तरफ से वो कह देते हो। और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, फंडिंग एक एंगल हो गया, दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप लोग शेयर करते नहीं हो डेवलपिंग कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल बैटरी स्टोरेज, ठीक है। अब हम सोलर पावर बना लें, विंड पावर बना लें, बट अगर उन डेवलपिंग कंट्रीज या स्मॉल कंट्रीज के पास बैटरी स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर वो किस फायदा, क्या फायदा उसका, कैसे कर पाएंगे ट्रांजिशन फिर, राइट। ये कांग्रेस के एमपी हैं, शायद झारखंड से नॉमिनेटेड हैं, और इनके यहाँ पर अभी तक, यहाँ तो 220 करोड़ दिया है, बट अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें 300 करोड़ और एक बोरा भर के पूरा गोल्ड भी मिला है। जजेस शुड नॉट प्रीच, अब ये कैलकाटा हाई कोर्ट की बहुत गलत एडवाइस थी दैट एडोलसेंट गर्ल शुड कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्ज।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई है कैलकाटा हाई कोर्ट को कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस मत कीजिए जज की कुर्सी पे बैठकर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, प्राइवेट बिल सीक्स पावर फॉर असेंबलीज टू रिमूव गवर्नर। ये आज से नहीं, कई टाइम से बात की जा रही है कि जिस तरह केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट के पास जैसे अधिकार है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, तो ऐसा ही अधिकार लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, टू इम्पीच दी गवर्नर या टू रिमूव दी गवर्नर। बट अब प्रॉब्लम यह है कि किसी भी पोस्ट से किसी को रिमूव वही कर सकता है जो उसको अपॉइंट कर रहा हो, राइट? तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनसे छोटी कोई अथॉरिटी रिमूव कर नहीं सकती, राइट? बट हाँ, अगर ऐसा किया जा सकता है, अगर एक रेजोल्यूशन या एक प्रपोजल पास हो जाए गवर्नर के अगेंस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो प्रेसिडेंट उसको फिर कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, केरल हो, तमिलनाडु हो या पंजाब हो, इसमें क्लियर बायसनेस देखी गई है गवर्नर की। 2 इयर्स 3 इयर्स तक आपने बिल पर कोई डिसीजन नहीं लिया। अगर आपको उसको नहीं पास करना है, यू कैन जस्ट से कि आई एम विथ होल्डिंग दी एसेंट, बट आप ना एसेंट दे रहे हो, ना आप विथ होल्ड कर रहे हो, ना ही आपने असेंबली को रिटर्न किया। कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स कोर्ट जाना पड़ता है उनको। तो इससे होता है क्या, अल्टीमेटली लॉस पब्लिक का होता है, क्योंकि गवर्नेंस पैरालिसिस आता है इससे, राइट? ठीक है, तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल हुआ है, बट ऑब्वियसली बात है पास तो होने से रहा वो, खैर, कि गवर्नर को रिमूव करने की पावर देनी चाहिए असेंबली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नॉट? सोचिए, बताइएगा। नो, दिस इज सीरियस कंसर्न। एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिस इज सीरियस कंसर्न कि क्यों, उनके जो भी कंसर्न है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। There is a high dropout rate among students from scheduled caste, scheduled tribe, OBC in central higher education institution. Look at here. More than 13,000 students from ST/SC OBC community drop out of central universities in the past 5 years. Now, this is serious concern. Okay, so जिन्होंने भी ये बात की पार्लियामेंट में, they urge government to take steps to stem this dropout rate and to address the concern of students. Okay, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पहले तो ना इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेना। प्रेमचंद फेलोशिप साहित्य अकेडमी ने दिया है। ठीक है, सिर्फ ये जानना कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को दिया जा सकता है। और यहाँ पर एक भूटान के उसको मिला है, तो आप हिंट तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है। थोड़ा जान लेना इस अवार्ड के बारे में। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया है, इट हैज पुट ए बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ओनियंस टिल March 24 टू कर्ब द सर्जिंग लोकल प्राइस। नो सी, नासिक मंडी जो कि शायद सबसे बड़ी मंडी होगी प्याज की, ओनियन की। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है, पहले तो इन लोगों ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी 40%, ठीक है, तो उस वजह से एक्सपोर्ट कम हो गए थे। अब आपने आउटराइटली बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर चला जाएगा एक्सपोर्ट, तो डोमेस्टिक मार्केट में इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। बट एट द सेम टाइम फार्मर की तरफ से भी सोचने की जरूरत है कि अगर उसको अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, तो फिर आप क्यों रोक रहे हो? आप हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे, आपको हमेशा सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ही चिंता है। व्हाट अबाउट फार्मर्स इनकम? ये क्योंकि कई बार होता है जब प्राइस इतने गिर जाते हैं कि आपको 10 रुपए के भी मिलते हैं। On August 19, 40% duty and a minimum export price of $800 a ton, ये दिसंबर 31 तक लगाई गई थी, टू इंक्रीज द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी amid sign of increasing price and provide relief to local consumers. So now this is a serious concern for farmers. एंड इसके अलावा हमने राइस पे बैन लगाए थे, याद कीजिए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में, वो सब एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। व्हीट पे बैन लगाया हमने। तो एक बात बताइए, इससे वर्ल्ड ओवर फिर इंडिया एज अ रिलायबल एक्सपोर्टर, क्या इस इमेज को दिक्कत नहीं होगी? हाउ कंट्रीज विल ट्रस्ट एंड हाउ इन्वेस्टर्स विल ट्रस्ट ऑन योर एक्सपोर्ट पॉलिसीज? नो, इमेजिन इन दिस सिनेरियो कि किसी ने करोड़ों रुपए लगाकर कोल्ड स्टोरेज बनाया, ठीक है, दैट आई विल, जब बम्पर क्रॉप आएगी सपोज पोटैटो की, टोमेटो की, तो आई विल स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज एंड लेटर ऑन आई विल सेल इन द मार्केट और इवन इन इंटरनेशनल मार्केट वी विल एक्सपोर्ट। ओके, बट नाउ इतना कुछ इन्वेस्ट किया उसने, बट नाउ यू आर टेकिंग द पॉलिसी डिसीजन कि हम एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा? ओके, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर एज अ रिलायबल एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड,
उस इमेज पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और दूसरा आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर भी, राइट। तो मैंने ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इस पे पूरा एक प्रॉपर लेक्चर बनाया हुआ है 450 प्लस सीरीज में, उसको वहां से कर लेना। उसमें सब कुछ बताया है कि हम कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इसके। ओके, नाउ हियर सेंटर रिवाइजेज वीट स्टॉक लिमिट्स। अब ये बहुत माइक्रो मैनेजिंग वाली बातें हैं कि जो होल सेलर्स हैं या रिटेलर चेन वाले, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप इतना टन कमोडिटी से ज्यादा हैंडल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि होर्डिंग रोकने की कोशिश है। ठीक है, एक तो नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो गवर्नमेंट चांस लेना चाहती है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। ओके, ऑलरेडी वीट फ्लोर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंड, the center revised the wheat stock limits on Friday as the increase in prices of wheat and wheat flour. For traders and wholesalers, the limit was reduced to 1000 ton from 2000 ton. तो ये माइनर माइनर बातें नहीं जाननी हमें, हमें सिर्फ ये जाननी है कि इससे ओवरऑल मार्केट पे असर पड़ता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे असर पड़ता है जब गवर्नमेंट इस तरह की लिमिट्स, ये बहुत माइक्रो मैनेज करने वाली चीजें हैं। To manage the overall food security and to prevent hoarding and unscrupulous speculation. Putin is going to contest for another term for president election next March में होंगे। ठीक है, ये हमारे काम का है। मैंने आपके साथ सिकल सेल डिजीज पे आपको नोट्स भी दिए हैं प्रॉपर, और इसके साथ मैंने आपके साथ थैलेसेमिया भी डिस्कस किया था। दोबारा नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको चाहिए हो तो आप इसकी मुझसे पीडीएफ ले लेना वहां से, या उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे यूएस एफडीए इट अप्रूव्ड ए पेयर ऑफ जीन थेरेपीज फॉर सिकल सेल डिजीज। फर्स्ट इज कि जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है, इनहेरिटेड होती है, और इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो आरबीसी होते हैं गोल गोल, वो ऐसे सिकल शेप के हो जाते हैं और उनके फ्लो में दिक्कत आती है। The ability of RBCs to properly carry oxygen is affected in this disease. Mostly tribals में देखी जाती है। अब FDA ने दो दवाइयां अप्रूव की है, एक है लिवजेनिया एंड कैसकेवी। तो पहले तो ये दोनों वर्ड्स याद रख लेना, ये है क्या, ठीक है। तो इट इज ए थेरेपी फॉर दिस सिकल सेल एनीमिया। Both therapies were approved for people aged 12 year and older. Again, this is important point you should remember. Now, CRISPR टेक्नोलॉजी उसी का यूज कर रहे हैं, और CRISPR को नोबेल प्राइज मिला था 2020 में, 2020 में। मेकर ऑफ बोथ दी थेरेपीज हैव पेश दैट इट इज ए वन टाइम ट्रीटमेंट, बट डेटा ऑन हाउ लॉन्ग देयर इफेक्ट लास्ट इज लिमिटेड। तो अभी इसका प्रॉपर डेटा नहीं है, हालांकि जो बनाने वाली एजेंसी जो क्लेम करती हैं ये वन टाइम थेरेपी है। नाउ द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो अब ये दोनों कंपनीज क्लेम तो कर रही हैं कि ये भी वन टाइम ट्रीटमेंट है, बट अभी इसका रिगार्डिंग सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ बोन मैरो थेरेपी से ही ठीक हो पाता है ये सब छोड़िए, ये इतना माइनर चीजें आपको एग्जाम के लिए तो काम नहीं आएंगी। डिजिटल करेंसी दैट इज सीबीडीसी। CBDC has the potential to reduce cross-border transaction cost to 2 to 3% from current 5%। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पर ये कॉस्ट 8 to 9% भी पड़ती है। तो CBDC पे मैं आपको सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा मेंस 450 प्लस सीरीज में, वो डिटेल में जानना जरूरी है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो द हिंदू तो हो गया, चलिए पीछे चलते हैं वापस से, इंडियन एक्सप्रेस और देख लेते हैं उसमें क्या काम का है। गाजा में यही सब चल रहा है, आपको डेवलपमेंट्स हम लोग रोज देख ही रहे हैं। ओके, यहाँ पे अब पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि यूएस सेक्रेटरी ने भी कहीं ना कहीं इस बार क्रिटिसाइज किया है। यूएस सेक्रेटरी स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल कंडक्ट ऑफ वॉर ऑन हमास इन साउथ गाजा। Israel says that it must wipe out the Hamas, okay, and is doing everything possible to get civilians out of harm ways, including warning about operations. But काफी सारे बच्चे और common men have died in this. Arab states have renewed their push for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, with UAE asking United Nations Security Council to vote on draft resolution. Now see what has happened, कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इवन उन्होंने भी पर्सनली इसराइल को क्रिटिसाइज किया है। अब इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन भी आया हुआ है, ओके। और यूएई ये चाह रहा है कि इस रेजोल्यूशन पर सिर्फ बात ही ना हो, बल्कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है 5 परमानेंट मेंबर वाला, और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, तो ये इस पर वोटिंग भी करें। दैट इज द स्टैंड ऑफ
यूएई की इमीडिएट सीज फायर होनी चाहिए, इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर वोटिंग होनी चाहिए. अरब स्टेट्स have renewed push for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, with UAE asking the UN Security Council to vote on draft resolution. UN Security Council vote on draft resolution that demands immediate humanitarian ceasefire in the war in Gaza. डेनमार्क. डेनमार्क में क्या था कि इनके कोर्ट ने एक बार दे दिया था कि ऑर्डर कि हाँ कुरान भी जला रहे हो अगर आप, तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है. बट इसके बाद काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ. डेनमार्क की एम्बेसीज पर कई कंट्रीज में, ईरान में, इराक पर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुए, अटैक भी हुए. तो डेनमार्क ने कहा यार हमें लॉ बनाना पड़ेगा इस पे, अदरवाइज इससे टेरर अटैक बढ़ सकते हैं कंट्री में. नाउ ए सीरीज ऑफ कुरान बर्निंग्स इन स्कैंडिनेविया कॉज्ड अप्रोर इन मुस्लिम कम्युनिटीज इन डेनमार्क. क्योंकि वहां भी जो मुस्लिम रहते हैं उनमें भी काफी एंगर था इसके अगेंस्ट कि ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपकी. सो फाइनली इट बैंड द इम्प्रॉपर ट्रीटिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इन पब्लिक अंडर ए न्यू लॉ पास बाय पार्लियामेंट. क्योंकि आपको सजा भी हो सकती है 2 साल की. Desecration of the Quran is now banned both in public as well as in private, because there is risk of terror attacks. With anti-immigrant and anti-Muslim sentiments widespread, there have been more than 500 demonstrations in Denmark. It provoked assaults on the country's embassies in Iraq and led to their diplomats being summoned by Iranian authorities. Okay, Lanka to set up panel to work for unity with Tamils. अब वही जो मैंने आपको बताया, मेजोरिटी सिन्हलीस पॉपुलेशन एंड नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में जो तमिल्स एथनिक पीपल रहते हैं उनके बीच में. तो ये सिविल वॉर खत्म हुई 2009 में जाके, ठीक है, जब लिट्टे को वाइप आउट कर दिया श्रीलंकन आर्मी ने. बट उसके बाद से उनके अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है. जो मुथैया मुरलीधरन है आपका क्रिकेटर श्रीलंका से, वो तमिल कम्युनिटी से आता है, ठीक है. उसमें प्रॉपर अटैक भी हुए हैं उस पर. Now, the Sri Lankan government had decided to establish an independent commission in historic step towards transitional justice and post-conflict reconciliation with the minority Tamil community to strengthen national unity. इसमें ना कभी हम लोग एक प्रॉपर सेशन करेंगे, ओके, एक वीडियो जरूर करेंगे ये तमिल इशू पर, क्योंकि ये श्रीलंका की ही गवर्नमेंट थी. श्रीलंका की ही गलती से शुरू हुआ था कि इन्होंने इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया था कि तमिल जो पीपल थे जो ब्रिटिशर से सेटल किए थे वहां, इनसे इनके वोटिंग राइट छीन लिए थे कि यू डोंट हैव द वोटिंग राइट्स. ओके, ये जो गलती श्रीलंकन गवर्नमेंट ने की थी 1948, बस वहीं से ये सारा इशू शुरू हुआ. ठीक है, तो कभी इसको डिटेल में जानेंगे, नॉट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बट फॉर योर नॉलेज. द कमीशन एम्स टू एंश्योर एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, पीस एंड रूल ऑफ लॉ, कोएग्जिस्टेंस, इक्वालिटी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिकंसिलिएशन अमंग पीपल. ठीक है, इससे रिलेटेड एक 13th अमेंडमेंट है जो इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड में साइन हुआ था राजीव गांधी के टाइम पर. तो उसमें यही था कि हम डिवॉल्व करेंगे सफिशिएंट पावर टू दिस बोथ रीजन्स, नॉर्थ एंड ईस्ट में जो तमिल है उनकी सेल्फ गवर्नेंस के लिए हम लोग डिवॉल्व करेंगे पावर, फंड, फंक्शनरीज. बट इस अमेंडमेंट को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने. तो ये हमेशा इंडिया का रहता है, एक पॉइंट रहता है और आपको अपने आंसर में लिखना भी चाहिए कि दे शुड बी ए सीरियस अटेम्प्ट to implement the 13th constitutional amendment. ये मालदीव्स के हैं. इनका कहना है कि cooperation in Indian Ocean must include all regional nations. The new Maldivian government said it must include all countries in the region and avoid factionalism, जबकि खुद चाइना की तरफ टिल्ट होता जा रहा है. Addressing China sponsored second conference on India Ocean Region Forum in Kunming. अब देखिए जरा, चाइना का इंडियन ओशियन में कुछ लाई नहीं करता, कोई टेरिटरी नहीं है, कोई आइलैंड नहीं है, नथिंग, बट इट इज स्पॉन्सरिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन ओशियन रीजन फोरम इन कुनमिंग, जो कि कैपिटल है यूनान प्रोविंस की. यहाँ पर मालदीव्स कहता है इट इज रेडी टू फोर्ज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, शेयर एक्सपर्टीज एंड वर्क हैंड इन हैंड टुवर्ड्स प्रॉस्पेरस इंडियन ओशियन रीजन. सिंस मालदीव्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन 2011, उसके पहले लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता था बट अब नहीं माना जाता है. चाइना, in an attempt to solidify its influence in the strategic waters adjacent to India's backyard, it has established a military base in Djibouti. Djibouti आप जानते होंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर है. And it took over Sri Lanka's Hambantota port as debt swap for 99 years. ये डेट पॉलिसी का पार्ट है चाइना की. ओके, और हम्बनटोटा पोर्ट वगैरह की लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दी है. ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आ गए और कई तो इलीगली भी आए, तो उनको क्या कर रहा है ब्रिटेन, उनको डिटेन करके उनको भेज रहा है रवांडा. ठीक है, वहां जाइए आप. ठीक है, फिर वहां पे जाके उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप एक लमसम अमाउंट लीजिए लाइक $3500 का या पाउंड्स का, और आप सेटल हो जाइए कहीं और जाके.
और या फिर आप रवांडा में रह लीजिए, और इसके लिए रवांडा की जो गवर्नमेंट है उसको इसको पे करना पड़ता है। ठीक है, पहले ये 140 मिलियन पाउंड्स पे कर चुके हैं रवांडा को, अब ये 100 मिलियन पाउंड्स और पे करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 50 मिलियन पाउंड्स और पे करेंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उनके अगेंस्ट काफी डिस्कंटेंट डेवलप हो रहा होगा कि आप ऐसे कैसे पैसे बर्बाद कर रहे हो। ओके, इट इज ए पार्ट ऑफ प्लान टू रिलोकेट असाइलम सीकर टू ईस्ट अफ्रीकन कंट्री। रवांडा कहाँ है वो आप मैप में देख लेना, बिकॉज अगर मैं वो सब दिखाने जाऊंगा तो लेंदी हो जाएगा लेक्चर ज्यादा। ओके, स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब देखिए, जनरली माना जाता है कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये दोनों यूएसए के ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, बट रशिया, जिसको ये माना जा रहा है कि बहुत आइसोलेट फील कर रहा है इस वक्त, आइसोलेट किया है इसको, बट नहीं, ये दोनों विजिट पर आए, यहाँ के ये मिस्टर पुतिन, ठीक है, दोनों कंट्रीज की विजिट पर आए एंड बहुत वार्म वेलकम किया गया इनका। इसके अलावा ईरान के ईरान भी ये तो नहीं गए, बट ईरान वालों को इन्होंने मिलने बुलाया। तो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल दे रहे हैं कि मैं कोई आइसोलेटेड नहीं हूँ और अगले साल इलेक्शन भी है और मैं कंटेस्ट भी करने जा रहा हूँ। Okay. Now, Russian President Vladimir Putin made a day-long visit to Abu Dhabi and Riyadh, and he hosted President of Iran as well. ठीक है, इससे पहले जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई ना, ये सिर्फ चाइना गए थे और ईरान जा गए थे। ठीक है, और क्योंकि अब रशिया के ऊपर अपर हैंड है यूक्रेन वॉर में, बिकॉज द वेस्ट इज फोकस्ड ऑन गाजा मोर। और मैंने आपको बताया था अमेरिकन कांग्रेस के बारे में भी कि वहां पर जो बिल पास करना चाह रहे थे वो करीब करीब $100 बिलियन का फॉर डिफेंस असिस्टेंस, तो उसमें उनके यहाँ के कांग्रेसमैन कई सारे लॉ मेकर का यही कहना है कि यूक्रेन से ध्यान हटाइए आप। ठीक है, हमारे लिए इसराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मिस्टर बाइडेन का कहना नहीं नहीं, हम दोनों को फंड कर सकते हैं। राइट, और अभी तक $40 बिलियन से ज्यादा ये लोग खर्च कर चुके हैं यूक्रेन वॉर पे, सिर्फ रशिया को डिफीट करने के लिए। नाउ मार्च में प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे इनके यहाँ, एंड नाउ ही इज एलिजिबल टू सीक 2 more 6-year टर्म, allowing him to remain in power until 36। ये भी ना मैं आपके साथ नॉट फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर नॉलेज कभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 2000 में आए मिस्टर पुतिन। ठीक है, रशिया को राइज तो किया ही किया, बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बार बार इस तरीके से मैनिपुलेट करते चले गए। बीच में इन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ले ली थी और प्रेसिडेंट की पोस्ट अपनी ही एक रबर स्टैंप को दे दी थी। ठीक है, ताकि इनका टेन्योर में ब्रेक आ जाए। तो इस तरह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मैनिपुलेट किया है कि मैं 2036 तक एलिजिबल रहूं टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ये भी कभी हम बात करेंगे सेपरेटली अलग से वीडियो में। नाउ नेक्स्ट इज रशिया इज लुकिंग फॉर अ ग्लोबल पार्टनर्स टू सिग्नल दैट इट इज नॉट आइसोलेटेड। यूएई is seen as main international hub for Russian business and a key route for the country to circumvent Western sanctions. Because Dubai is the hub जहां से सारे financial transactions होते हैं world over के. Importantly, both countries are also key partners of USA, that is UAE and Saudi Arabia. The West has given Ukraine more than $246 billion. पूरे वेस्ट की बात हो रही है, सिर्फ यूएसए की नहीं। ठीक है, $246 बिलियन यूक्रेन को दे चुके हैं अब तक एड और वेपन में। Republicans in Congress blocked $1 billion इमरजेंसी स्पेंडिंग बिल दैट वुड गिव $50 बिलियन इन सिक्योरिटी असिस्टेंस टू कीव, यानी कि यूक्रेन। तो अब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस यूएसए के प्रेसिडेंट की नहीं सुन रही है। ठीक है, कि आप हटाइए यूक्रेन का मैटर, हमें उस पर ध्यान देना है, गाजा पे। ये आप जानती होंगे क्या है, ये डोडो है। ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, पहले मिलता था मॉरिशियस में, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। बट और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? हुआ क्या था कि ये डच लोग जो थे, इन लोगों ने कदम रखा वहां पर अराउंड 1598, और ये अपने साथ लेकर आए डॉग, कैट, रैट, इन सब ने इन डोडो की पॉपुलेशन और इनके एग्स को इतना हार्म पहुंचाया कि ये एक्सटिंक्ट हो गए। राइट, डोडो एक्सटिंक्ट सिंस लेट 17th सेंचुरी। ओके, इसको साइंटिस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इसका कुछ जेनेटिक वगैरह करके दोबारा से इसको रिवाइव किया जा सके और वापस रीइंट्रोड्यूस किया जा सके मॉरिशियस में। तो इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकंड, फ्लाइटलेस बर्ड होता है, ठीक है, उड़ नहीं सकता, बट इसे हमेशा वर्ल्ड ओवर प्रेजेंट किया जाता है एज आइकन फॉर ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन। इसके एक्सटिंक्शन के लिए पूरी तरीके से ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, द सो कॉल्ड डच। नाउ इनको कैसे करेंगे इनका डी एक्सटिंक्शन? तो इट रिक्वायर कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज जीनोम। नाउ दे आर कंपेयरिंग इट विद द जीनोम ऑफ द रॉड्रिक्स सॉलिटेयर। अब ये रॉड्रिक्स सॉलिटेयर क्या है? इट इज डोडोस क्लोजेस्ट, बट ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। डोडोस क्लोजेस्ट रिलेटिव इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स इट डोडो। इसके अलावा इसका एक और क्लोज रिलेटिव कह सकते हो आप, निकोबार पिजन, द डोडोस क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट
relative and found its primordial germ cells. Okay. Now they plan to edit Nicobar's pigeon PGC, that is a primordial germ cell, with the help of insights gathered from the comparison of genomes of all three birds to express the physical traits of dodo. ठीक, पर इतना जान लीजिए डोडो के बारे में, बाकी कैसे करेंगे क्या करेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। ठीक, उसके बाद जब इसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा मॉरिशियस में, तब उसमें फिर जरूरी भी है कि वो जो रैट कैट डॉग्स वगैरह हैं उनको कहीं और लोकेट कीजिए, और ये इनका एक रोल ना सीड डिस्पर्सल में भी होता था। तो आप कह सकते हैं मॉरिशियस के पूरे इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको रिवाइव करने में हम जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ना, इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर पाएंगे टू कंजर्व एंड रीस्टोर अदर एवियन पॉपुलेशन। नो, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। गूगल डीप माइंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, साउथ कोरिया की एक लेबोरेटरी ने अनाउंस किया था कि हमने ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी में। दैट मीन्स वो कह रहे थे कि हमने एक ऐसा ऐसा कंपाउंड बना लिया है जो सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करेगा एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, मतलब अभी तक तो नहीं आए थे, बट उन्होंने क्लेम किया था कि हमने ऐसा कर लिया है। Now, ये दिस कोरियन यूनिवर्सिटी इट प्रेजेंटेड ए ग्रे ब्लैक पॉलीक्रिस्टलाइन कंपाउंड नेम्ड एज LK99। इसको याद रखिएगा, LK99 क्या था। ठीक है, इट वाज क्लेम्ड दैट inputs could be fused to fabricate a superconductor that worked at room temperature and normal pressure. बट ये टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी में फेल हो गए। बट अब रिसर्चर्स ने एक एआई टूल का यूज किया है जिसका नाम है ग्राफ नेटवर्क फॉर मटेरियल एक्सप्लोरेशन। अब ये सीधे सीधे याद रखिए, ये प्रीलिम्स में आपको एज इट इज भी आ सकता है। ठीक है, जीनोम जीनोम कहेंगे बाकी, ठीक है, शॉर्ट में। ओके, ये गूगल का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है दैट प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोर देन 2 मिलियन न्यू मटेरियल्स व्हिच कुड हैव वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस इन रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी रिसर्च, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग efficiency. Now, why this is significant? The breakthrough increased the number of stable materials known to mankind. ठीक है, जनरली ये जानने में कि ये मटेरियल स्टेबल है या नहीं, ये करने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, बट ये बहुत जल्दी बता देगा हमें। टू इनेबल द न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिस्टल मस्ट बी स्टेबल, ये रिक्वायरमेंट होती है। दे कैन डिकम्पोज अदरवाइज। So DeepMind has published list of 3,81,000 of 2.2 million crystal structure that it predicts to be most stable. यानी कि इसने वो काम कर दिया है जिसको करने में लोगों को 8 साल लग जाते थे, ये प्रेडिक्ट करने में कि कौन सा मटेरियल स्टेबल है कौन सा नहीं। बट स्टिल इट नीड टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड टेस्टिंग। नाउ आप कंसिडर कीजिए कि हम लोग सर्च कर रहे हैं सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट दैट कुड रिप्लेस दी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज में। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स हैव टू बी स्टेबल एंड शुड हैव स्पेसिफिक कंडक्शन प्रॉपर्टीज एंड शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड रेडियो एक्टिव। तो ये सब जानने में हमें जो अभी तक हम लोग जो करते थे वो ट्रायल एंड एरर से फाइंड आउट करते थे। ठीक है, कॉस्टली भी होता था प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। इसलिए आप देखिए कि आज तक हम लोग ह्यूमैनिटी कितना जान पाई है, सिर्फ 28,000 मटेरियल्स को जो स्टेबल है, और इसने 3,80,000 तो अभी बता दिए हैं। द मॉडल हैज boosted the precision rate for predicting material stability from 50% to around 80%. DeepMind claims its current research is equivalent to nearly 800 years of knowledge. Okay, ये जो भी न्यूज अब ओवरलैप होंगी वहां से इंडियन द हिंदू से, उसको हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। ये आरबीआई रेट वगैरह ये भी नहीं देखना है यहाँ से। ठीक है, ओवरलैपिंग न्यूज नहीं देख रहे हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए सिर्फ वो न्यूज देखते हैं जो इसमें अलग हैं। ये बोल बच्चे ना चलते रहेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज, बट मेरे ख्याल से आप लोग काफी कुछ जान चुके हैं। एक ये देख लीजिए कि लीस्ट लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, ये क्या है। सो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज 22 मेंबर्स का नेगोशिएटिंग ग्रुप है दैट इंक्लूड चाइना एंड इंडिया। ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली इफ द डेवलप्ड कंट्रीज टुक द लीड इन कटिंग एमिशन एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। नाउ इंडिया क्लाइमेट एक्शन फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसको देखना है। जर्मन वॉच ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और इसने कहा है इट रेटेड इन द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट इन एनुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, जर्मन वॉच का हेडक्वार्टर है बॉन में। ठीक है, ये एक एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
इट रैंक 59 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन की कितनी कंट्रीज आती हैं? 27। नन ऑफ द कंट्रीज अचीव ए वेरी हाई रेटिंग ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, टॉप की 3 रेटिंग्स पे कोई भी कंट्री नहीं है। फोर्थ से शुरू होती है यहाँ पे रैंकिंग, डेनमार्क आता है फोर्थ पे। ओके, इट वाज रैंक्ड एज फोर्थ। इंडिया वाज इन द टॉप 5 टू हैव मूव्ड अप दिस ईयर। 4 इंडिकेटर पे ये रिपोर्ट बन के आती है इंडेक्स। फर्स्ट टोटल एमिशन, सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी डेप्लॉयमेंट एंड थर्ड एनर्जी यूज एंड फोर्थ क्लाइमेट पॉलिसी। ये चारों इंडिकेटर याद रखना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। एंड इंडिया नीड टू एग्री ऑन फास्टर फेज आउट ऑफ कोल, जैसा ये रिपोर्ट रेकमेंड करती है। सेकंड, रिड्यूस रिलायंस ऑन गैस एंड फर्दर expand its renewable energy capacity and advance the 27 net zero target। ये रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट के। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, कई बार पूछा जा सकता है कि इंडिया को हाई रैंकिंग मिली है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। ओके, दिस वन, ये टोटल एमिशन में हाई रैंकिंग मिली इंडिया को, एंड एनर्जी यूज में दिस वन। और बाकी जो 2 बच गए, रिन्यूएबल एनर्जी डेप्लॉयमेंट, क्लाइमेट पॉलिसी, उस पर पुअर रैंकिंग मिली है। गवर्नमेंट कट दी वीट स्टॉक लिमिट, तो ये हम ऑलरेडी वहां पर देख चुके हैं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आरबीआई वाला हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है, कि अभी कट नहीं किया, बट ये शायद नेक्स्ट ईयर ही कट करेगा जब इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में होगा। अभी सरकार ना अगले साल जो लोकसभा इलेक्शन है उसकी वजह से इन्फ्लेशन के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। बट अगले हाफ के लिए, अब जो हाफ ईयर बचा है 24 का, उसमें गवर्नमेंट आरबीआई के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। जैसे पहला, जो सेकंड हाफ, अभी सेकंड क्वार्टर में जो अच्छी ग्रोथ आई है 7.3% की, वो आई थी ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओके, नेक्स्ट, अब हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग थोड़ी सी कम हो सकती है बिकॉज देयर इज ए ड्रैग इन स्लो डाउन इन द वेस्टर्न एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड डोमेस्टिकली ऑल्सो राइजिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आरबीआई ने रेपो कम किया नहीं है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट विल टेम्पर डोमेस्टिक डिमांड, तो डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो सकती है, एक्सपोर्ट भी कम हो सकते हैं, और शायद अब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी कम करेगी, क्योंकि वो एक फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करना होता है उसको। तो वो ऑलरेडी शायद 6 महीने में अपना बजट का 55% करीब स्पेंड कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट इज द रीसेंट मॉडरेशन ऑफ पीएमआई इन सर्विसेज हिंट एट सम मॉडरेशन ग्रोथ। तो हमारा जो पीएमआई, ओके, ये जो इंडेक्स होता है जो बताता है कि अगर 50 से ज्यादा है तो एक्सपैंड हो रहा है और लेस देन 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें जो थोड़ी कमी आई है वो भी बता रहा है कि अब इंडिया की ग्रोथ रेट अगले हाफ में शायद थोड़ी कम होगी। यहाँ पर एक मिनिस्टर है हरियाणा से बीजेपी के, जिन्होंने कहा है लिव इन रिलेशनशिप इज लाइक ए डेंजरस डिजीज एंड ही अर्ज फॉर ए लॉ टू काउंटर दिस इविल ऑफ द वेस्ट। गवर्नमेंट ने विमेन के एम्पावरमेंट के लिए काफी कुछ किया, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला स्कीम और इंस्टीट्यूशन ऑफ महिला शक्ति केंद्र भी खोले गए रूरल एरियाज में। तो अल्टीमेटली सबका गोल क्या है? विमेन लेड डेवलपमेंट हो। बट एनसीआरबी का डेटा बताता है देयर इज इंक्रीज ऑफ 4% इन क्राइम अगेंस्ट विमेन इन 22। Just as India's low divorce rate is not an indication of the success of marriage, parental consent is choice of partner seems to be offer little guarantee of a successful conjugal life. गरबा को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। अब ये पूरी लिस्ट मत पढ़ने बैठ जाना, वो याद नहीं हो सकती, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, बट जो न्यूज में आ जाए वो याद होना चाहिए। तो कालबेलिया फोक डांस फ्रॉम राजस्थान, इसको भी इंक्लूड किया गया है। छाऊ डांस फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, संकीर्तन फ्रॉम मणिपुर एंड मुदीयेट्टू फ्रॉम केरल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये इन्होंने जो लिखा है ना, ये नेहरू डोर कश्मीर, टॉपिक पढ़ के मत पढ़ने बैठ जाना, जस्ट लुक एट हियर, इज एसोसिएटेड विद आरएसएस, ठीक है, तो वो सब आप समझ सकते हो किस एंगल से लिखा गया होगा, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आगे चलते हैं। ओके, रेस्ट इज स्पोर्ट्स, सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। ओके, ये आरबीआई के, ये हमने जान लिया रेपो रेट कैसे काम करता है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ये आरबीआई हमेशा इसके बाद अपने कुछ स्टेटमेंट देते ही हैं। ओके, सिर्फ हम ये वाला न्यूज देखते हैं, इसमें ये थोड़ा सा न्यू दिख रहा है। देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान डेस्पाइट शुगर फीडस्टॉक कर्व्स। अब गवर्नमेंट ने यहाँ भी कुछ कर्व्स लगाए। ए डे आफ्टर यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टेड शुगर मिल्स टू नॉट मैन्युफैक्चर इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन जूस एंड शुगर सिरप, government officials said there is no dilution in the plan to achieve 20% ethanol blending in petrol by 25-26। तो आपको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन के साथ ही, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। फर्स्ट वाला बनता है फूड प्रोडक्ट से, ठीक है, तो उसी में शुगर केन भी एक आता है। बट अगर हम अपना काफी सारा शुगर केन जूस या शुगर सिरप इधर डाइवर्ट कर देंगे इथेनॉल के लिए, तो वैसी बात है कि वहां पर शुगर के प्राइसेस पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो महंगा हो सकता है या शॉर्टेज हो सकती है मार्केट में।
ठीक है। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप इथेनॉल यहाँ से मत बनाइए। तो फिर वही बात आ जाती है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पर उनका क्या, ठीक है, जिन्होंने इस प्लांट को लगाने में इन्वेस्ट किया होगा, फिर वो ये। सेकंड आ जाता है नॉन फूड क्रॉप से, जैसे क्रॉप रेसिड्यू वगैरह। थर्ड आ जाता है आपका उससे जैसे एल्गी वगैरह हो गए, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन आ जाता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से। ठीक है? तो ये सब मैंने डिटेल में पहले डिस्कस किया है, हालांकि मैं प्रीलिम्स के रिवीजन में दोबारा डिस्कस करूंगा उन सबको। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। हमने आज दोनों न्यूज़पेपर देखे, ये से मैंने आज किए आपके साथ। बाकी अभी मैं 28 तक तो इंडियन एक्सप्रेस ही कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। 20 के बाद से हम इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू दोनों साथ में करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपका कुछ मिस ना हो। सेकंड, मीन्स 450 सीरीज में लेक्चर फिर से रिज्यूम हो जाएंगे आफ्टर 28। एंड थर्ड, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो शायद मैं मानता हूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर न्यूज को वहां पर हम अलग अलग डायमेंशन से कवर करते हैं ताकि मेंस के क्वेश्चन को बेटर हैंडल कर सकें। और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के साथ में जो भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स देने होंगे, जो मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एंगेजमेंट विद अदर प्लेसेस। ओके, सो ये एक्स्ट्रा प्लस 450 सीरीज प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दिस सेशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, ये 5 चीजें मिलकर आपकी प्रिपरेशन को बहुत होलिस्टिक बनाएंगी, ठीक है। अल्टीमेटली आपके ब्रेन को इतना अच्छे से ट्रेन करेंगे कि आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे एग्जाम में। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।